हेलो दोस्तों, तो मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एकेडमिक सक्सेस विद निशांत में। तो पहले के दिनों में हमने देखा था कि यूजीसी नेट पेपर 1 के संबंधित जो लर्नर्स हैं और टीचर्स हैं उनको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। और आज हम लोग देखेंगे मुख्य तौर पे कि एक लर्नर के लिए क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो यूजीसी के पेपर में जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो सेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल उससे 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चैलेंजेस फेस्ड बाय जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट। तो यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट की क्या क्या समस्याएं हैं कि वो उनके पास लैक ऑफ जो है नॉलेज होता है कि वो जिस सब्जेक्ट वो सेलेक्ट करते हैं या जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, जिस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो वो अगर वो कुछ नई चीज़ों को लेते हैं, अपने कैरियर को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने का प्रयास करते हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं। तो दूसरा समस्या आती है कि उनको पैसों की समस्याएं होती है। सपोर्ट फ्रॉम होम ये भी बहुत मायने रखता है कि घर का माहौल कैसा है, कैसा सपोर्ट है, और फिटिंग इन ऑन कैंपस कि कैंपस का माहौल कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो अपने घर से बाहर निकलता है कि स्टडी करने के लिए, तो ना सिर्फ उसको नॉलेज की कमी बल्कि जो है परिवार से सपोर्ट, जिस माहौल में वो पढ़ने जा रहा है वहाँ का माहौल, और पैसों की जो है ज़रूरतें, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं कि किस प्रकार से जो है अगर स्टूडेंट जो समस्याएं जिसको हो रही है उसको एक स्टूडेंट को जो समस्याएं नॉलेज को लेके या पैसों को लेके या फिर फैमिली और जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहा है या कर रही है, तो उससे संबंधित जो समस्याएं आ रही है उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो कॉल, टीम अप, स्मॉल, हेड्स अप, एक्सप्रेस, तो देख सकते हैं ये सारी छोटी छोटी एफर्ट हैं जो बहुत ही मायने रखती है। होता क्या है कि आप जब देखेंगे कॉलेज के दिनों में, तो जैसे कि अनुभव में हम लोग का भी है, आपने भी कभी आप लोग कॉलेज जा रहे होंगे तो आप लोग को एक अनुभव होगा कि जो कॉलेज का जो कैंपस है, तो वहाँ पे जो निरंतर कक्षाएं जो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए तो वो होती नहीं है। मुख्य तौर पे ओवरऑल अगर देखें हम इस सेक्शन में कि क्या समस्याएं एक स्टूडेंट को होती है, तो एक स्टूडेंट जो यहाँ से आ रहा है पढ़ाई करने के लिए, उसको बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। और वो समस्याएं तो उसकी अपनी होती ही हैं, वो संस्थान की भी होती है जहाँ वो पढ़ाई करने जाता है। और उस संस्थान में क्या है कि कक्षा निरंतर हो रहा है कि नहीं, तो कक्षाओं का अनियमित तौर पे जो है संचालन होता है, जो है अनिरंतर होता है, इसलिए बहुत तरह से समस्याएं होती हैं। जो गरीब बच्चे होते हैं वो अनुत्साही हो जाते हैं कुछ समय के बाद। वो रेगुलर क्लास होने के बावजूद भी वो क्लास अटेंड नहीं करना चाहते, या फिर वो शहर में रह के वो खर्च उठा नहीं सकते हैं। अगर शहर में कॉलेजेज हैं तो भी आप देखेंगे बिहार में या फिर जो पिछले राज्य हैं वहाँ पे सारे ज़िले में पीजी कॉलेजेज नहीं हैं, और विद्यार्थियों को मजबूर होकर शहर की ओर रुख करना पड़ता है। तो वहाँ उनको पैसों की समस्या आती ही आती है। तो जो है विद्यार्थी के को जो है कॉलेज में आप देख सकते हैं कि और भी समस्याएं होती हैं कि कॉलेज में जो है भ्रष्टाचार भी होता है कहीं कहीं पे, कि विद्यार्थियों से मांग किया जाता है कि एडमिशन हो या रजिस्ट्रेशन हो, या फिर ये सब सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो विद्यार्थी को झेलनी पड़ती हैं। और अगर वहाँ का माहौल कैसा हो सकता है कि वहाँ पर रैगिंग वगैरह हो, तो हालांकि अब सरकार इसके खिलाफ काफ़ी यूजीसी सख्त हो चुकी है, परंतु फिर भी जो है पूरी तरह से मिटा पाना इसको आसान नहीं है। अब विद्यार्थी को आपस में जो है एक विद्यार्थी स्टूडेंट जो है वो अपने से अलग विद्यार्थियों से किस तरह से कम्युनिकेट करता है, जो काफ़ी डिफरेंट जो है ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, रिच फैमिली से है या फिर ओवरऑल एजुकेटेड है, तो ये विद्यार्थी जो है इससे किस तरह से कनेक्ट करता है या किससे सीख सकता है इससे, या फिर ये इससे क्या क्या सीख सकता है। तो दोनों को सीखने के लिए बहुत कुछ होती है, परंतु निरंतर कक्षाएं नहीं होने की वजह से भी समस्याएं होती हैं। और एक अच्छे विद्यार्थी को क्या क्या जो है टीचर जो होते हैं वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, या फिर अगर पढ़ाना चाहते अगर कुछ ऐसे टीचर हैं जो सक्षम होने के बावजूद नहीं पढ़ाना चाहते, या फिर कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो सक्षम होने के बावजूद भी नहीं पढ़ा, असक्षम पूरी तरह से असक्षम होते हैं और वो पढ़ाने में सक्षम ही नहीं होते। तो ये भी समस्या होती है। और दूसरी की जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा कोई कोई टॉपिक होता है कि वो काफ़ी बोरिंग होता है। तो इतिहास भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और वो पढ़ाने वाले की विशेषता के ऊपर
निर्भर करता है कि उसको किस तरह से पढ़ाया जाता है। तो आप देखे होंगे कि पहले के समय में कि बहुत ही जो है जैसे मैंने पहले के क्लास में बताया था बिपिन चंद्रा और अन्य जो है महान शिक्षाविद, और उसमें हम लोग के सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी आते हैं। तो ये सारे जो शिक्षक थे जो उन्होंने पूरी तरह से भारत के नव निर्माण को बहुत दिशा दी। तो आप कह सकते हैं कि एक शिक्षक होना और एक महान शिक्षक होना और एक विशिष्ट शिक्षक होना, एक इफ़ेक्टिव शिक्षक होना, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिफ़र कर जाती हैं, डिफरेंट हो जाती है। तो सरकार चयनित तो कर लेती है शिक्षकों को, परंतु शिक्षकों की उद्यमिता जो है सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव बनाता है। तो सब्जेक्ट तो अपने आप में एक जानकारी है, और जानकारी को आप किस तरह से प्रस्तुत करते हैं ये पूरी तरह से वक्ता के ऊपर होता है। तो वक्ता में अगर जिज्ञासा नहीं होगा, स्वयं सीखने की चाहत नहीं होगी, उसे लगेगा कि उसे सारा सब्जेक्ट पता हो गया है, तो वो चाह के भी अपने सब्जेक्ट में कुछ नहीं कर सकता, वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर सकता है अपनी बातों को। तो उसमें भी निरंतर निखार लाने की आवश्यकता होती है। हर सब्जेक्ट में नई नई चीज़ें खोज होती रहती हैं। तो ये सारी समस्याएं जो होती है देखने को मिलती हैं। तो एक नए विद्यार्थी आते हैं, या फिर जो शहर के हो या फिर गांव के हो, तो उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होता, बेस नहीं होता। तो उनके सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोप है, कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पे वो अपना कैरियर बना सकते हैं। तो एक विद्यार्थी को ये भी समस्या आता है कि उनको कैरियर के लिए अपने जो उन्होंने सब्जेक्ट चूज किया है उससे वो कौन सा कैरियर बना सकते हैं। तो ये उनमें इस बात का जो है बहुत सारे विद्यार्थियों में जानकारी का अभाव होता है, जिसकी वजह से पढ़ाई के प्रति अनुत्साहित रहते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी संकेंद्रित भी होते हैं, वो मिलजुल के वो पूरी तरह से भाग भी नहीं लेते, चाहे वो सांस्कृतिक हो, कार्यक्रम हो, खेल कूद हो, या फिर पढ़ाई लिखाई ही क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति में ये विद्यार्थियों को क्या क्या करना चाहिए कि वो जो है मदद के लिए पुकार सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। परंतु ये मदद मांगना जो है, ये जो कल्चर है मदद मांगने का, तो आप देख सकते हैं कि जो है ये हम लोग के सोसाइटी के बारे में सबसे अच्छा तरह से जो है अगर किसी ने मूल्यांकन किया तो स्वामी विवेकानंद उनमें से एक व्यक्ति थे। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग में मूल्यांकन किया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मूल्यांकन किया वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है। तो उन्होंने कहा था कि पूरे भारतीय संस्कृति की देन है। वो क्या है? तो जेलसी इज बेन जो है, जेलसी इज बेन ऑफ इंडियन कल्चर। तो उन्होंने जब विदेश में वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने यह देखा कि जो विदेशी हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति है वो काफ़ी विकसित है, और हर एक व्यक्ति को उन्होंने बताया कि जो है अपने आप में बहुत ही क्रिएटिव है, और सोसाइटी उसको प्रमोट करती है उसकी इंडिविजुअलिटी को। अर्थात कि अगर कोई व्यक्ति डिफरेंट है उनके अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, कि अगर वो पूरी तरह से अलग है अपनी जिज्ञासा से, अपनी जो उसको प्रकृति प्रदत्त गुण मिले हैं, चाहे माता पिता से मिले हो या फिर उसके अपने हाव भाव हो, तो उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है कि वो अपने व्यक्तित्व को बचा के रखे, उन्मुक्त होकर वो जी सकता है और अपने करियर को उसी अनुसार जो है वो ढाल सकता है। परंतु भारतीय संस्कृति में इस तरह से ऐसा नहीं है, काफ़ी कठोरता और काफ़ी जो है जेलसी का भाव रहता है। जेलसी अर्थात कहने का अर्थ है यहाँ पे कि जलन का भाव होता है। तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जो है एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते हैं, और जेलसी होता है बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि क्रिएटिविटी बहुत सारे आर्ट्स और साइंस के फील्ड में किस तरह से एडवांस है वेस्टर्न कल्चर। तो उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न कल्चर से सीखने की ज़रूरत है भारतीयों को, और वेस्टर्न कल्चर को भी सीखने की ज़रूरत है भारतीयों से। और वो क्या था, तो कि नैतिकता क्या रखती है, क्या क्या अर्थ होता है। तो परंतु आप कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअलिटी को प्रमोट, व्यक्तिवाद को, अर्थात अगर व्यक्ति डिफरेंट है तो उसके डिफरेंट को सेलिब्रेट नहीं करती है इंडियन सोसाइटी, बल्कि वेस्टर्न सोसाइटी इसको सेलिब्रेट करती है। तो इस वजह से जो है वेस्टर्न सोसाइटी एजुकेशन के मामले में काफ़ी फार मोर डेवलप है। तो ये चीज़ हमेशा से मायने रहा है, और वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल को हम लोग फॉलो भी करते आए हैं। तो चाहे वो मकौले हो या फिर मकौले के बाद भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो एजुकेशन सिस्टम बना हो, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित रहा विदेशियों से। तो आप कह सकते हैं कि जो मूल चेंजेज है, जो नेचर में सोसाइटी का जो मूल स्वभाव है,
सोसाइटी का, कि वो क्या उम्मीद करती है और किस तरह से प्रमोट करती है व्यक्तिवाद को, वो काफ़ी यहाँ पे जो है कमी देखने को मिली इस भारतीय सोसाइटी में। इस वजह से जो है इंडिविजुअलिटी लगभग लगभग समाप्त सी हो जाती है एक एज के बाद, कि आपको अपनी छवि बस बचाने के लिए कार्य करना होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार नई चीज़ों को जो है बहुत आसानी से ढूंढ नहीं सकते। अगर आप ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ ना जाएं, तो ये सारी समस्याएं होती हैं। परंतु ये समस्या वेस्टर्न सोसाइटी में भी है, परंतु वो लोग इंडिविजुअलिटी को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो ये मेरे समझ से सारी चीज़ों का जो जड़ है, जो केंद्र है, वो यही है कि इंडिविजुअलिटी को जो है व्यक्तिवाद को जो है व्यक्तिगत जो गुण है उसको यहाँ पे अगर भारतीय संस्कृति अगर अपना ले, व्यक्तिगत जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, वो कहीं ना कहीं जो है अगर स्वीकार कर ली जाती है, तो बहुत सारी समस्याएं जो है अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। और आगे देखते हैं कि अगर जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो कॉलेज या फिर बच्चे स्वयं ही ये क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं। तो वो एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, टीम अप कर सकते हैं, खुद एक ग्रुप बना के स्टडी कर सकते हैं। स्मॉल करने का मतलब कि एक जो है अपने स्मॉल कर सकते हैं इस प्रकार से कि जो From NDTV at 5:55 p.m. today. तो देख सकते हैं कि और ये गौर करने वाली बात है। या फिर आप ऑब्जर्व भी किए होंगे कि भारतीय सोसाइटी में बहुत लोग चाहते हैं, कि कहावत है कि आप अच्छा करें, पर वो ये नहीं चाहते कि आप उनसे भी अच्छा करें। तो कुछ इस तरह की बातें हम लोग को यहाँ देखने को मिलती है। और ये जो है स्मॉल क्या कहता है कि आप जो है छोटा छोटा स्टेप उठा सकते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आप खुद को प्रोत्साहित कर सकते हैं, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस करने का मतलब है कि आप में कुछ अवगुण है, या फिर अगर आप में कुछ गुण है, तो आपका ग्रुप ऐसा हो जो आपको सहज स्वीकार कर ले। तो ये चीज़ बहुत ही मुश्किल से जो है वो मिलती है। और बहुत ही कठिन होता है कि अगर आप पूरी तरह से डिफरेंट है किसी ग्रुप से, फिर भी वो ग्रुप आपको स्वीकार कर ले। तो ये चीज़ जो है भारतीय यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए बहुत कम मिलता है भारतीय संस्कृति में। मिक्स किए जैसे मैंने पहले चर्चा किया कि दो ग्रुप जो अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, प्रेज करते हैं। अगर आपका कोई ग्रुप है जो आपको कमी आपको बताता है, आपकी खामियां बताता है और आपके गुणों को जो है प्रोत्साहित करता है, सम्मान करता है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होता है और वो अपने काम में और लगनशीलता के साथ जुट जाता है। तो ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ जो है कितना ज़्यादा प्रभावित करती है टीचिंग को, और जो लर्नर है उसको हम लोग अपने अनुभव से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कंफर्ट जोन होता है कि अगर एक कंफर्टेबल जोन नहीं है तो स्टडी उतना जो है इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है। कहीं पे जो है आपको टकराव हो रहा है, वैचारिक टकराव है टीचर से या फिर आसपास के माहौल से, तो फोकस करने में समस्याएं होती हैं। और अगर नई नई चीज़ों को ढूंढने का लाइब्रेरीज हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी है अवेलेबल है कॉलेजेज में या स्कूल में, तो अगर विद्यार्थी जो है जिसके पास संसाधन नहीं है और उसको अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलता है, तो अच्छा अच्छा कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें तो जो है हम लोग समझ सकते हैं, ये सारी जनरल चीज़ें हैं। और रिमूव रिमूव का मतलब है कि जो आपका जो चीज़ें नकारात्मक है, जो आपको प्रभावित करती हैं, आप उसको हटा लेते हैं। और टीचर्स जो है आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, आपके मदद करते हैं। और कहीं कहीं पे साइलेंस भी मायने रखता है कि आप किस प्रकार से जो है नकारात्मक माहौल में आप खुद को शांत रखते हैं और अपनी तैयारी जारी रखते हैं। तो ये चीज़ भी मायने रखती है। और अपनी व्यक्तिगत खुशी के लिए, जैसे विवेकानंद ने कहा था कि सच्ची खुशी वही प्राप्त कर सकता है जो त्याग करना जानता हो। तो जो शरीर की आवश्यकताएं हम लोग की है, खाने पीने की, रहने की, या फिर जो चीज़ें हैं जो चलती हमेशा से चलती रही हैं, तो आप लोगों ने गौर भी किया होगा कि जो वो व्यक्ति जो काफ़ी जो है त्याग करने में विश्वास करते हैं, उनके आप जीवन को और उनके आप एक्सप्रेशन, उनकी पर्सनालिटी को देख सकते हैं। तो उसमें बहुत तरह के लोग आपको अलग अलग संस्थानों में मिल जाएंगे। तो मैं उन संस्थानों से तो कुछ संस्थानों से जुड़ा भी हुआ हूँ। जैसे आप इस्कॉन को देख सकते हैं या फिर रामकृष्ण आश्रम को देख सकते हैं। और जो है आप ब्रह्म कुमारी का जो है उन लोगों का संस्थान है, आप वहाँ भी देख सकते हैं उन लोगों को।
कि किस तरह से तेजोमय व्यक्तित्व होता है उन लोगों का, और किस तरह से मुस्कुराहट जो है उनके चेहरे से हमेशा जो है आपको दिखाई पड़ेगी, उनके व्यक्तित्व से दिखाई पड़ेगी। कितना उतना त्याग करने के बावजूद भी उन जो चेहरे पे सुकून होता है वो सिर्फ त्याग से ही हो सकता है। तो जब हम लोग किसी के अच्छे व्यक्तियों के संसर्ग में आते हैं, अच्छे ग्रुप बनते हैं हम लोग के, तो हम समझ सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि जो है त्याग का क्या रोल है। और ऐसी स्थिति में रह के हम लोग डेवलप भी करते हैं अपने व्यक्तित्व को। हम समझ सकते हैं कि हम लोग अपनी दिशा, व्यक्ति की दिशा, जीवन की दशा किस तरफ जा रही है और किस तरह से उसको बदलाव करना चाहिए, क्या अच्छे चेंजेस लाया जा सकता है। तो वो एक अच्छे ग्रुप में ही हो सकता है कि किन चीज़ों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कंट्रोल की मतलब कुछ चीज़ों को जो नकारात्मक है उसे हटा दें और कुछ नई चीज़ें हैं उसे जोड़ लें। और मूव करने का अर्थ है कि जीवन में जो पिछली चीज़ें हैं उसे आप छोड़ दें, क्योंकि आपका मन अगर पूरी तरह से खाली नहीं है, ये खाली मन है। और ये ऐसी स्थिति को प्राप्त करना असल में बहुत उच्च अवस्था होती है मानव की, और इसकी प्रोडक्टिविटी लेवल इतनी ज़बरदस्त होती है। तो योगियों के द्वारा सिद्धांत दिया गया है कि खाली माइंड अपने आप को वैकेंट कर लेना, ये अपने आप में जो है ट्रांसेंडेंटल स्थिति है, सुपर कॉन्शस स्टेज है। आप समझ सकते हैं कि कितना हम लोग के मन को खाली करना थोड़े समय के लिए भी कितना कितना कठिन कार्य है। जबकि अपने आप में आप देखें तो ये छोटा सा कार्य है, परंतु इस स्थिति को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। तो अगर ये खाली माइंड है और इसमें अगर इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो ये कितनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। परंतु जब माइंड में पहले से ही कुछ चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और सबकॉन्शियस माइंड में या फिर जो हम लोग का अंतर्द्वंद है वो चलता रहता है। तो जो इन्फॉर्मेशन जाता है उसको ईज़िली कलेक्ट नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक बार में एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, बड़ा-बड़ा एग्ज़ाम, उनकी मार्क्स भी हमेशा अच्छे रहते हैं, थ्रू आउट जो है वो टॉपर रहते हैं। तो उनका माइंड उनके कंट्रोल में होता है, वो खाली होता है, इस वजह से वैसा हो पाता है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि सब लोगों की कैपेबिलिटी, क्षमताएँ वही है, सिर्फ़ अपने आप को देखने का नज़रिया जो है वो थोड़ा-सा अलग होने की वजह से, थोड़ा संकुचित होने की वजह से, या फिर कहें कि अपने आप को सँभालने का प्रयास जो है जो लोग नहीं कर पाते हैं उनको समस्याएँ होती हैं नई-नई चीज़ों को सीखने में। तो कुछ सभी जो माइंड की जो कैपेसिटी है, जो नेचर के द्वारा दी जाती है, वो लगभग सबका बराबर है। हम लोग जानते हैं बायोलॉजिकल रूल के तहत कि सब दिमाग की कैपेसिटी कितनी है, तो वो 1400 सीसी है। तो 1400 सीसी सबको मिली हुई है, और बहुत ही कम जो है, बहुत ही ऐसा रेयर केसेज में है कि कुछ माइंड जो है, कुछ जो है डिसेबल माइंड है, खैर उसकी बात ही ना करें। परंतु जो हेल्दी ब्रेन है, जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, उसकी कैपेसिटी सबकी बराबर है। और जो अनहेल्दी हैं उन्होंने भी चमत्कार कार्य किया है, स्टीफन हॉकिंस उसमें से एक हैं। तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ खुद को देखने की जो तरीका है, उसमें सिर्फ बदलाव आ जाने से व्यक्ति में कितना ज़्यादा जो है चेंजेज आ जाता है, कितना बड़ा इफ़ेक्टिविटी पर उसका, प्रोडक्टिविटी पर उसका जो प्रभाव पड़ता है। तो ये कहना कि मुझ में क्षमता नहीं है, ये सोचना अपने आप में जो है एक सीन है। तो विवेकानंद ने भी कहा था, और अन्य बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि खुद को कमज़ोर ना समझें। टू बी ए वीक इज अ sin and to be a strong is life। अगर लाइफ इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज डेथ, तो इस तरह का कुछ लाइन है। तो हम समझ सकते हैं कि जो कठिन दौर होता है उसमें हम लोग एहसास करते हैं कि हम लोग दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, इमोशनली, फिजिकली, आप लिटरली ये कह सकते हैं, मटेरियली, फिनेंशियली, चाहे वो जिस रूप में भी हो, हम लोग डिपेंडेंट हैं, इसीलिए सफ़र करते हैं। और नेचर ने इतनी क्षमताएँ दी हैं हम लोग की जिसकी कोई माप ही नहीं है। तो किस तरह से आप स्वयं को कंट्रोल कर लेते हैं, किस तरह से शांत रखते हैं अपने आप को, अपने चित्त को, तो ये बहुत मायने रखता है। दिमाग की कैपेसिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें अपार क्षमताएँ हैं, और जो व्यक्ति इसमें विश्वास करता है वो बहुत ही विशिष्ट होता है। और धीरे-धीरे ये परिवर्तन आ सकता है। तो विद्यार्थी को ये समझना आवश्यक होता है स्वयं को कि और वो यही करता है, वो वही विद्यार्थी ऐसा कर पाता है, अपने आप के ऊपर नियंत्रण ला पाता है, जो या तो बहुत मजबूर है या फिर जो है वो विशिष्ट है अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और हम लोग आगे देखते हैं किस प्रकार से
कि प्लेसेज और प्लेस ये बहुत ही रोल अदा करता है प्लेस, कि कुछ प्लेसेज हो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, कुछ माहौल होते हैं पॉजिटिव माहौल जहाँ से सीखने का मन करता है बहुत। तो आप JNU में कभी जाएंगे तो देखेंगे किस तरह से विद्यार्थी जो है पार्क में या फिर क्लासरूम में बैठ के जो है रात भर डिस्कस करते हैं। वो 10-10 घंटा 6-6 घंटा तक डिस्कशन चलता है। तो अभी वो माहौल है कि नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब विज़िट किया था तो मैंने वो सब चीज़ें महसूस की, मैंने देखा। तो ये जो है ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और सेंड करने का अर्थ है कि यहाँ पे जो है जो विद्यार्थी हैं अगर कुछ नेगेटिविटी उनके माइंड में चल रही हो, अपने घर से दूरी होने की वजह से, तो प्रशासन का वहाँ पे कॉलेज प्रशासन का है कि जो है वापस इमोशनली उनको रिचार्ज किया जाए और गेट टू नो कि अपने स्टूडेंट को जानने का मौका मिलना चाहिए एक टीचर को, और वे स्टूडेंट भी एक दूसरे को जानने का समय मौका मिलना चाहिए, और वो रिवार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जो बेस्ट वे है, आप देखेंगे कि नेचर किस तरह से कार्य करती है। हम लोग अपने मानव संस्थानों को एक प्रकार से अभी मैं जो है आप एक पल के लिए भुला जाइए कि किस प्रकार से सोसाइटी कार्य करती है। आप ये देखिए कि नेचर ने किस तरह से व्यवस्था बनाई हुई है कि शरीर की एक कैपेसिटी है, और अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार होने की वजह से बार बार वो उसको पीने की आदत हो गई है, वो पीता है, तो उसका लिवर सिरोसिस हो जाएगा, वो कितना जल्दी डेथ हो जाएगा उसका। तो नेचर ने कैपेसिटी तय करके एक सीमा बांध के रखी हुई है, और वो रिवार्ड पनिशमेंट पर कार्य करती है कि अगर आप जो कंट्रोल में रखते हैं, अपनी बॉडी का देखभाल करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं और नेचर के लॉ को फॉलो करते हैं, तो नेचर आपको रिवार्ड करती है। आपको आपका शरीर बेटर होगा, दूसरों की तुलना में आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, आपकी लाइफ बेटर होगी। और वही जो नेचर के लॉ को जो है अगेंस्ट में जाते हैं उनको खामियाजा भुगतना होता है। तो ये लॉ ऐसा है जो अनचेंजेबल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ना किसी ने किया है आज तक। सबने अपने आप को उसी के अनुसार ढाला है। तो जो ये चीज़ों को समझता है कि जो सोसाइटी हम लोग का है वो रिवार्ड और पनिशमेंट पर कार्य करती है, और जो नेचर का लॉ है वो भी रिवार्ड पे और पनिशमेंट पर कार्य करती है। परंतु एक अभी आप देखेंगे अभी के समय में कि एक तरह का जो है ये हिपोक्रेसी वाली जो है व्यवस्था हो गई है हम लोग के सोसाइटी को, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। कि बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि बाई हुक और बाई क्रुक आप जो है किसी प्रकार से जो है सफलता हासिल कर लो, दूसरे को दिखा दो। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने आप में एक अभिशाप है। जहाँ पे कंपटीशन होगा दो वर्गों के बीच में, वहाँ सम्मान और प्रेम कभी हो नहीं सकता है। वो कॉम्पिटिटिव दो लोग जो है कंपटीशन कर रहे हैं एक ही चीज़ के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो है सम्मान और जब प्रेम नहीं होगा तो मानसिक समस्याएं अपने आप आएंगी। और सफलता हासिल दोनों एक के द्वारा सफलता हासिल करने के बाद एक तो दब ही जाएगा, परंतु ये इसको जो है ये प्रभावित करेगा और दबाने का प्रयास करेगा, और ये अपने से छोटे को प्रभावित करेगा। तो किस तरह से ये छोटा होते होते जो है फैमिली लेवल तक ये प्रेशर चला आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सोसाइटी कॉम्पिटिटिवनेस को यानी प्रतिद्वंदिता को प्रोत्साहित करती है हमेशा, और आपस में सहचारिता को प्रमोट नहीं करती है, उसका विनाश निश्चित है। और बहुत ही जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय संस्कृति की कुछ व्यवस्था जो है बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। आए दिन आप देख सकते हैं। तो विवेकानंद जी ने भी एक बार कहा था कि जो है विवेकानंद को मुझे बार बार कोट करना मैं कर देता हूँ क्योंकि उन्हीं के ऊपर मैंने अपनी PhD की है। तो उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो प्रतिद्वंदिता है, वो अपने भयावह चरम सीमा पर होगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं आप सोसाइटी की स्टार्क नेकेड ट्रूथ को दर्शाती है कि एक सीमित संसाधन के ऊपर बहुत सारे मानव जो है वो जो है लड़ाई कर रहे हैं। और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता है, परंतु नीड को पूरा कर सकती है पृथ्वी। परंतु कुछ उस तरह से देखने को मिल नहीं रहा है। ये रिवार्ड और पनिशमेंट वाला जो रूल है सोसाइटी में वो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। जो माफिया और जो करप्ट लोग हैं वो बच जाते हैं पावर मनी का इस्तेमाल करके। तो ये जो है नए वर्ग को यही शिक्षा जाता है कि बाइक हुक और बाइक हुक आप सक्सेस हासिल कर लो और दूसरे को दिखा दो, यही बस यही मानव जीवन है। तो बहुत ही लिमिटेड डिफिनेशन है और बहुत ही जो है स्थिति आप समझ सकते हैं कैसी है। तो इसको सुधार करना अपने आप में समझ सकते हैं कि पूरी संस्कृति को जो है उल्टी दिशा में बहाने का कार्य है। तो हमारी इस विचारों से सहमति असहमति भी हो सकती है, परंतु मेरा यही मानना है कि ये जो अभी सिस्टम चल रहा है हम लोग का, तो इसको बदलना बहुत ही कठिन है। और किसी न किसी को जो है उभर के सामने आना होगा। अभी कुछ इंडिविजुअल हम लोग सोसाइटी में है जो ऐसा कार्य कर रहे हैं।
तो आगे देखते हैं कि अशिष्ट है कि जो है अगर विद्यार्थी को समस्याएं आ रही है तो उसको सुलझाव करने के लिए कोई आगे बढ़ के आए। म्यूजिक थेरेपी बहुत ही कार्य करती है। हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो कितना प्रोडक्टिव हो सकती है म्यूजिक से, और इसका साइंटिफिक खोज हुआ था। यहाँ तक कि जिन गायों को म्यूजिक सुनाया गया उनको दूध देने की कैपेसिटी बढ़ गई। तो म्यूजिक बहुत ही अहम रोल निभाता है, और इसका वजह ये है कि जो ह्यूमन बॉडी बना है वो 5 चीज़ों से बना हुआ है, और 5 चीज़ों में जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व जो है वो उसमें जो ध्वनि है वो ध्वनि इन पाँचों तत्वों से उनको कनेक्ट करती है। और ये पाँचों तत्व जो है एक रिदम में जो है योगिक थ्योरी के अनुसार यही है कि पाँचों ये जो तत्व हैं जो ह्यूमन बॉडी में है वो जब म्यूजिक इनसे होकर गुजरता है तो अपनी नेचुरल जो उनका रिदम है, जो नेचर का जो आसपास का जो नेचर है, नेचर जिस ढंग से जितनी शांत होकर जिस तरह से कार्य करती है उसी तरह से ह्यूमन बॉडी जो है वो नेचर के संपर्क में आ जाता है। तो नेचर का एनर्जी जो है इसके साथ जो है मिलने लगता है, इसीलिए इसमें काफ़ी शांति आ जाती है। तो जब शांति आएगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो एक विद्वान ने कहा भी था कि नेचर का यही लॉ कहता है सफलता के लिए कि जो जितना शांत और जितना ज़्यादा निरंतर होगा उतना ज़्यादा जो है वो सफल होगा। तो सफलता और असफलता की बात नहीं है, बात यही है कि नेचर हर उस चीज़ को सपोर्ट करती है जो धीरे धीरे कार्य करती हो परंतु निरंतर हो। तो आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, चाहे वो मधुमक्खी हो, चींटी हो या मनुष्य का व्यवहार और आचार विचार हो। आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति अचानक प्रसिद्धि प्राप्त करता है गलत कार्य करके, उसका अंत भी भयावह होता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो लोग धीरे धीरे कार्य करते हैं उनके चरित्र में किस तरह से परिवर्तन आ जाता है। तो सफलता का जो डिफिनेशन दिया गया है समाज के द्वारा वो बहुत ही अभी के समय गलत है, और ये सिर्फ यही पैमाना है सफलता का जो सबसे जो सही पैमाना हो सकता है समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग का, कि सफलता अगर हमें मिल भी जाती है तो हम लोग जो सफलता के पहले जिस तरह का हम लोग का नेचर था और सफलता प्राप्त करने के बाद जो नेचर बन गया, जो हम लोग के इंडिविजुअलिटी में जो बदलाव आया, तो बदलाव के वजह से जो हम हो गए, हमें जो परिवर्तन आया वो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, तो यही दिखाता है कि हम लोगों ने सफलता जो प्राप्त की वो कितना सही और कितना गलत था। तो इंडिविजुअलिटी जो है, जो व्यक्ति है वह व्यक्ति जो है अपने आप में जो है ये महसूस कर सकता है कि जो है सफलता का क्या कीमत होता है। खैर, तो आगे हम लोग देखते हैं कि नई चीज़ों को जो है वो नोट्स तैयार करे विद्यार्थी और मूव करे, अपने लाइफ में आगे बढ़े और क्रिएट नई चीज़ों को बनाए, और आस्क अगर दृढ़तापूर्वक सवाल पूछे हास परिहास होने के बावजूद भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आगे देखते हैं कि किस प्रकार से समस्याएं होती है ग्रेड्स का, डिप्रेशन का, स्कूल वर्क का। स्कूल के बच्चों को बहुत सारा कार्य लाद दिया जाता है, स्टूडेंट के ऊपर लोन होता है, पीयर प्रेशर होता है फैमिलीज का कि मेरी तरह आप भी बनो, आप भी सक्सेस हासिल करो। परंतु रियलिटी यही होता है कि हर कोई चाहता है कि आप सफल हो जाए, परंतु ये कोई चाहता नहीं है कि आप उनसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो अपने माता पिता और गुरु को छोड़ के। इसीलिए इन तीनों की महिमा जो है भारतीय संस्कृति हमेशा गाती रही है। तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक है कि आप जिसके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिसके सामने दिखावा करना चाहते हैं अपनी सफलता का, वो उसको कभी एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो आप अगर चाहे वो अपनी कितनी भी आप सफल क्यों ना हो जाए, तो फिर ऐसे कंपटीशन का ऐसे भाव रखने का क्या फ़ायदा। तो ये समझ की चीज़ें हैं जो परिपक्वता आने के बाद आती हैं, कुछ लोगों को नहीं आ पाती हैं। बहुत ही दुखद है ये। और बुलाइंग की जैसे पहले बताया कि बुलिंग यानी कि जो है जैसे कह सकते हैं एक प्रकार का ये भी रैगिंग ही है कि सामने वाले को आप गलत सलत बोल के बुला रहे हैं, शब्दों से पुकार रहे हैं, या फिर उनके साथ बुरा बर्ताव व्यवहार कर रहे हैं, तो उसे बुलाइंग कहा गया। सेल्फ स्टीम की आत्मविश्वास कैसा और आसपास का रिलेशनशिप जो है, क्योंकि शरीर परिपक्व होने के बाद जो है जो जनरल ह्यूमन बॉडी है वो दूसरा बॉडी तलाश करता है कि हाँ मेरी पूर्णता दूसरे के ऊपर निर्भर होने से, शारीरिक संबंध बनाने से ही हो सकती है। तो ये भी बहुत ही जो है ये जो है एक तरह से अपने आप में कह सकते हैं ये छिछली एक तरह का विचारधारा है, जो योगिक थ्योरी में योगिकों के द्वारा तो ऐसे भी शरीर का कोई महत्व होता नहीं है, परंतु आप देखेंगे कि मैच्योरिटी के बाद किस तरह से शरीर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती चली जाती है। जो लोग काफ़ी जो बड़े बड़े ऑफिसर को आप या देखेंगे या फिर विद्वानों को देखेंगे कि किस तरह से संयमित जीवन जीते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने माइंड को किस तरह से ढाला होगा या रखा होगा।
तो ये चीज़ें हम लोगों को समझनी चाहिए। और ये जो है बहुत दुखद है कि ये चीज़ें जो है स्कूल और कॉलेजेस के समय में बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ पाता है। और ग्रेड्स में कि हमेशा ग्रेड्स में आप आगे रहें ताकि आप करियर में आप आगे अच्छा कर सकें। तो चूँकि इंडिविजुअलिटी को प्रमोट नहीं किया जाता है, हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है, अपने आप में अलग है और उसके ऊपर बोझ नहीं डाला जा सकता है, उम्मीदों का पहाड़ नहीं डाला जा सकता है जैसे भारतीय सोसाइटी में होता है। तो डिप्रेशन हर एक जनरल विद्यार्थी के माइंड में रहता है। और जो है मैच्योरिटी के बाद ये धीरे धीरे कम होता है। स्कूल वर्क, स्टूडेंट लोन, पीयर प्रेशर, असाइनमेंट इत्यादि की समस्याएं होती है। तो ये एक एग्जांपल दिया गया है कि मैथ को बताने के लिए एक जगह जो है जो है यूएसए में एक अध्ययन किया गया कि जो है एक पार्टिकुलर प्रांत के रहने वाले विद्यार्थियों जब स्कूल में अध्ययन कर रहे थे तो उनको मैथमेटिक्स सीखने में समस्या आ रही थी। तो क्या उनको समस्याएं आ रही थी, इसी संबंधित जो है एक जो है सर्वे कंडक्ट किया गया और इसी सर्वे में यही बताया गया। तो एक सब्जेक्ट में क्या क्या समस्याएं आती है, मुख्य तौर पर वही सारी समस्या दूसरी जगह होती है कि बहुत सारे विद्यार्थी को मैथ का रूल याद करना आसान नहीं लगता है। और ठीक वही चीज़ साइंस और में भी कह सकते हैं कि साइंस का रूल थ्योरी याद करना सबके लिए आसान नहीं होता है। हिस्ट्री होता है तो डेट याद करना मुश्किल होता है, ज्योग्राफी होता है तो जगह का नाम याद करना मुश्किल होता है, तो वहीं इकोनॉमिक्स में ग्राफ को याद करना मुश्किल होता है। और साइकोलॉजी में अलग अलग तरह के रूल हैं, नाम हैं, उसको याद करना मुश्किल होता है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी समस्याएं हैं, वो समस्याएं सबको सबको होती है, परंतु एक बेटर विद्यार्थी वही है जो अपनी कमियों को सुधारे, अपने माइंड को ब्लैंक करे, अपने चित्त को शांत करे और चीज़ों को तब ध्यान से पढ़ना शुरू करे। तो निश्चित रूप से वो उसको उसको सफलता मिलेगी। तो आप आगे देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या समस्याएं मुख्य तौर पे होती हैं। तो हम लोग को इतनी सारी बातों से कोई मतलब नहीं है। इस नोट्स का करने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही था, सिर्फ बताना कि जो है इनएडिक्वेट लेक्चर होता है। इनएडिक्वेट लेक्चर कहने का अर्थ ये है कि जो शिक्षक हैं उनकी जो क्लासें होती हैं वो इतनी कम होती हैं कि वो पूरी तरह से सिलेबस को अच्छे से कवर नहीं कर पाती है। और दूसरी समस्या होती है कि स्टूडेंट को जो है मेमोराइज करने में दिक्कत होता है। तो कौन सी चीज़ें हैं मेमोराइज करने के लिए, तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना समस्या है, वो उनको समस्याएं होती है। यहाँ पे मैथ टेक्निक है, उसको आसानी से नहीं समझ पाते हैं। निगेटिव एटीट्यूड होता है चीज़ों को लेके क्लासरूम में कि मैं नहीं सीखूंगा कुछ लोगों का, और वो जो है रकस भी क्रिएट करते हैं, तो इससे भी समस्याएं आती है क्लासरूम में। और जो है टीचिंग लर्निंग है जो है उससे क्या समस्याएं हैं कि और क्या क्या समस्याएं हैं कि क्वेश्चनियर जो है आसानी से सवाल पूछने के लिए जो विद्यार्थियों को जो है प्रोत्साहित जो है वो कहीं कहीं पे विद्यार्थी स्वयं भी प्रोत्साहित उतने नहीं होते हैं अपने पढ़ाई को लेके कि वो सवाल पूछ सकें, और शिक्षक भी अनुत्साहित रहते हैं अपने सब्जेक्ट को लेके। तो इस वजह से जो है जो इफेक्टिविटी है वो आ नहीं पाता है, तो समस्याएं आती हैं। और कुछ जो है स्टूडेंट जो होते हैं उनका फाउंडेशन इतना जो है पुअर होता है कि उनको नए तरह से मजबूत बना के जो ओवर क्राउडेड क्लासरूम है वहाँ उनको फिर से सिखाना फाउंडेशनल चीज़ों को बहुत ही मुश्किल होता है। तो हर सब्जेक्ट में ये समस्याएं आती हैं और ये मिलेंगी ही मिलेंगी। और फिर आगे देखते हैं कि एक स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट का ओपिनियन यही है कि एक अच्छा टीचर को जो वो एक अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए, एक अच्छा लर्निंग माहौल के लिए उनको क्या क्या चाहिए होगा। तो लेक्चर की संख्या बढ़ाई जाए, ऊपर में देख सकते हैं जो जो चीज़ समस्याएं आती हैं उसको उसको ठीक कर दिया जाए, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो इसका यही है कि इनएडिक्वेट जो है लेक्चर को उसको एडिक्वेट किया जाए, सही संख्या बढ़ाई जाए इसकी। और मेमोराइज करने के मैथ टेक्निक के लिए टीचर को नए नए तरीके ढूंढने चाहिए, विद्यार्थी को स्वयं भी प्रयास करना चाहिए, और टीचर को जो है वो फील्ड वर्क पे ले जाना चाहिए, विद्यार्थी को सिखाना चाहिए, या फिर अपने लाइफ के माध्यम से, या फिर अपने लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को जोड़ के चीज़ों को याद करने का तरीका डेवलप करना चाहिए। तो ट्रिक्स होता है हर चीज़ को याद करने का, वो ट्रिक डेवलप की जाए तो विद्यार्थियों को समझना आसान हो जाएगा। तो आनंद कुमार को जानते ही हैं कि हर साल किस तरह से 30 बच्चों को आनंद कुमार का सुपर 30 है, हमेशा जो है विद्यार्थी सफल होते हैं, आईआईटी में बड़ी संख्या में निकलते हैं। तो वो टीचर ही है जिसकी वो क्वालिटी है जिसकी वजह से गरीब से गरीब विद्यार्थी जो मेधावी छात्र हैं वो सफल होते हैं। तो वहाँ पे जो है अलग अलग उनके क्लासरूम में तो जो है जनरल बच्चे भी जाते हैं और गरीब बच्चे भी जाते हैं। तो देख सकते हैं कि ये सारी खूबी जो है टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितना अपने बोरिंग सब्जेक्ट को भी वो इंटरेस्टिंग बना कर प्रस्तुत करता है। सारी चीज़ें टीचर के एटलीस्ट सब्जेक्ट को प्रेजेंट करने की जिम्मेवारी विद्यार्थियों की नहीं बल्कि टीचर की होती है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चनियर पूछने का माहौल तैयार किया जाए, विद्यार्थी इतने बोल्ड हो कि आसानी से सवाल वगैरह पूछ सकें।
और जो विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड है, उसको उसको ठीक करने के लिए जो है एक्शन लिया जाए कॉलेज प्रशासन के द्वारा और टीचर के द्वारा भी। और जो इनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा नहीं है, बुरा है, तो उनके लिए अलग से क्लास चलाई जाए। तो यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं हो सकता है विद्यार्थियों को सिखाने का। जो कमज़ोर है उसके लिए और क्या क्या कर सकते हैं, तो वो जो है क्लासरूम का जो फैसिलिटी है आप उसको अच्छा बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। इतनी सारी बातें दी हुई हैं, लेकिन हम लोग के लिए महत्वपूर्ण यही है कि जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसको टीचिंग को रियल बनाने का प्रयास किया जाए। रियल कैसे बनाया जाएगा, मान के चलिए कि मैथ कहीं है और वहाँ पे पढ़ाया जाए कि कमरा कैसे बनता है, क्या क्या रूल है कमरा को बनाने का, और मेंसुरेशन के क्या क्या रूल है। और वही टीचिंग को रियल बनाने के लिए अगर जो है टीचर जो है किसी जो है नई नई टेक्निक का इजाद करते हैं, स्वयं कुछ जो है लेबोरेटरी में ले जाकर बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, तो ये सारी चीज़ें टीचर के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि किस तरह से जो है वो नई नई अपने सब्जेक्ट को जो है विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ के उसको समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं हम लोग कि जो है क्लास का साइज बहुत मायने रखता है। कि अगर विद्यार्थियों एक टीचर हैं और यूजीसी के रूल के अनुसार एक क्लासरूम में जो है वो 30 विद्यार्थी स्टैंडर्ड होते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग 50 देखने के लिए मिलता है। तो जो क्लासरूम का जो साइज है वो क्लास साइज सही नहीं होने की वजह से उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। कि मान के चलो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हैं, सवालों उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो एक ही टीचर हो तो वो कैसे उसको संभाले। तो इसके लिए भी तो चूँकि एजुकेशन का बजट जो है उतना ज़्यादा भारत में है नहीं, इसलिए ये समस्या बहुत पहले से है और आज भी है। और इसको ठीक करना आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए और हम सब के लिए। और जो है ऑनलाइन लर्निंग इसीलिए मदद कर पा रही है हम लोगों की इस मामले में। और आगे देखते हैं कि जो विद्यार्थी और टीचर हो उनमें विलिंगनेस का अभाव हो नई नई चीज़ों को सीखने का, तो ये भी अपने आप में बड़ी समस्या हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टीचिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है। कहीं पे हो सकता है जैसे जम्मू कश्मीर का रीजन ले, लद्दाख का रीजन ले लें, तो कहीं कहीं पे हो कहीं करिकुलम पूरा सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया गया और आसपास का माहौल जो है या तो प्राकृतिक आपदा से या महामारी से प्रभावित है। जैसे अभी का जो है पीरियड रहा है कोविड-19 की वजह से, तो कितना ज़्यादा प्रभावित टीचर और लर्नर हुए हैं ये हम सब लोग जानते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। और तो इस तरह से क्राइसिस हमेशा से जो है आसपास के माहौलों में रहता है। और इसको डील करने के लिए जो है करिकुलम चूँकि बहुत ज़्यादा होता है सिलेबस में, उसको ओवरलोडेड करिकुलम होता है, उसको भी ठीक करना जो है उतना ही सिलेबस हो कि विद्यार्थी जो आसानी से समझ सके चीज़ों को और जो है आत्मसात कर सके। तो ये चीज़ें जो है देखने के लिए इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है अभी के समय में, परंतु सीबीएसई जो है प्रयास कर रही है कि अब इसमें सुधार लाए। और उसी को देखा देखी आईसीएसई और अन्य बिहार बोर्ड या फिर अन्य एजुकेशन जो है स्टेट बोर्ड भी अपने आप में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो है ये सारी चीज़ों को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। और ये कह सकते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार का होता है वो भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे बिहार में ही है कि जो है शिक्षा पे इतनी ज़्यादा जोर दिए गए हैं, परंतु यहाँ क्वालिटी नहीं है और दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ के विद्यार्थी हमेशा पीछे नहीं रहते हैं। जाहिर सी बात है कि आने वाले जो जनरेशन होंगे वो दूसरे राज्य के संसाधनों पर ही डिपेंडेंट होंगे। तो इस तरह से एजुकेशनल पॉलिसी अगर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ना हो तो समस्याएं तो हर हाल में होंगी ही। और जो है पेरेंट्स का ये जो रोल होता है वो भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो किस प्रकार से जो है एकेडमिक अफेयर के चिल्ड्रन का जो है इंश्योर करते हैं कि और कोई विद्यार्थी और पढ़ाई के साथ खेलकूद जारी रखना चाहता है या फिर पेंटिंग या डांस या फिर मूवी या इत्यादि कुछ ऐसा चीज़ करना चाहता है जो पढ़ाई से कुछ अलग हो, हट के हो। तो टीचर के अलावा टीचर तो प्रमोट करें ही, अगर पेरेंट्स प्रमोट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका जो कला है, वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, तो रिप्रेस्ड पर्सनालिटी होगी, दबी दबी कुचली सी। तो ये जो है किस तरह का सोसाइटी का निर्माण होगा, तो ये लोग हम लोग ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि
जो है उसी चीज़ों को बताया गया है कि स्टूडेंट के ऊपर लोन का भार होता है, समय को मैनेज करने का, नए नए दोस्त बनाने का समस्या। अगर वो कॉलेज लेवल पे चले गए तो एडिक्वेट स्लीप नहीं ले पाते हैं, तो दिमाग जो है इफेक्टिव नहीं होगा, शरीर बीमार जैसा ही कार्य करेगा। तो ये भी बहुत भूमिका निभाता है। सही खाना पीना हम लोग जानते हैं किस तरह से प्रभावित करता है एक अच्छे विद्यार्थी को। गेटिंग सिक, बीमारी से किस तरह से लड़ते हैं, समस्याएं आती हैं तो किस तरह से हैंडल होता है। लिविंग विथ अ रूममेट, ये भी समस्या बहुत सारे लोगों को होती है। होम सिकनेस, बहुत लोगों को अपने घर की याद सताती है। तो इमोशनली वीक होने की वजह से भी पढ़ाई लिखाई बाधित होती है। और बैलेंसिंग और सोशल लाइफ, कि किस तरह से अपने सोशल लाइफ को बैलेंस करते हैं। तो बहुत लोगों की चाहत होती है कि समाज में एक स्टेटस बने उनका, तो दिखावा और पर ज़्यादा जोर होता है, तो वो भी समस्याएं होती है। और हर एक विद्यार्थी अपने आप में जो है डिप्रेशन का कहीं ना कहीं थोड़ा या बहुत इसका शिकार होता है। तो किस तरह से इसको जो है हैंडल करता है, या फिर उसका वो जो माहौल है, उसका जो फैमिली है, वो किस तरह से जो है उसको हैंडल करता है, ये बहुत मायने रखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो जो सबसे पहला होता है कि किसी चीज़ को आपको ठीक करना है तो आपको समझना होगा कि असल में वो बीमारी है। वो बीमारी को पकड़ना, उसके बाद अपना जो फिक्स माइंडसेट है, आपने ये धारणा बना ली है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेज करने से दोनों में काफ़ी वेरिएशन है। और तो ऐसा जो है विद्यार्थी जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले, तो वो कहीं से भी मेहनत करके निकाल लेते हैं एग्ज़ाम। तो फिक्स माइंडसेट आप नहीं रख सकते हैं, और किसी को अच्छा या किसी को बुरा नहीं बोल सकते हैं। ये तो स्टूडेंट के कैरेक्टर के ऊपर है, ओरिएंटेशन के ऊपर है, उसकी देखने और समझने की चीज़ की क्षमता के ऊपर है। तो कोई सभी सारे विद्यार्थियों की अपनी अपनी एक जो है एक एक पर्सनालिटी है, उसी के हिसाब से चीज़ों को या समस्याएं को वो देखे और उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करे। कहने का अर्थ है कि कोई फिक्स फार्मूला नहीं है जिसको वो लेके चला जा सकता है कि लाइफ यही है या समस्याएं यही है और हमेशा ऐसे ही रहेंगी, मुझे ऐसा ही व्यवहार करना है हमेशा। तो ये कोई नहीं सोच सकता है। और कोई सोचता है तो वो ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और ये समस्याएं होती हैं ग्रोथ ऑफ माइंडसेट, कि माइंडसेट जो होता है किसी किसी को जो है ये आसपास के पॉलिटिक्स और नए नए, आप समझ सकते हैं कि एक जो है एक जो किशोरावस्था काल है 16 से 21 का, और जो मैच्योरिटी का फेज होता है 16 से 30 लग जाता है उसमें। बहुत सारे लोग को उससे भी ज़्यादा लग जाता है। तो इसमें एक से ज़्यादा विचार समाज में बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। किसी को किसी का विचार बहुत अच्छा लगता है, तो किसी का वही दूसरे आदमी का विचार उसको बुरा लगता है। तो माइंडसेट जो है अपने आप में तैयार करना, एक इतनी सारी आइडियोलॉजीज प्रभावित करती है कि इंडिविजुअल को, जो सबकॉन्शियस माइंड को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। तो कभी कोई चीज़ अच्छा लगा, कभी कुछ बुरा लगा, तो उसको एडजस्ट करते करते बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है। तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें ना हो तो ही अच्छा हो, और इनोवेटिव माइंड हो, स्वयं में विश्वास हो, और नई नई चीज़ों को ढूंढने का जो है मादा हो अगर किसी में, तो वो अच्छा करेगा ही करेगा। और इसी से आप रिलेटेड देख सकते हैं डिप्रेशन, एनेक्सिटी, सब नई नई जो है सब्सटेंस एडिक्शन, ओपीएम ईटर। तो देख सकते हैं किसी चीज़ को नशे का आदत लग जाता है, वो समस्या है। किसी को खाने और मूड का डिसऑर्डर का समस्या होता है। और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो इतना ज़्यादा जो है कोई कोई एक्टिव होता है कि वो ध्यान नहीं दे पाता है। बाइपोलर एक्टिव, कोई का जो है ऐसा पर्सनालिटी होता है जिसमें अचानक मूड में चेंज आ जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। एबनॉर्मल सेल्फ जो सेंस ऑफ आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि एबनॉर्मल जो है सेल्फ स्टीम, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिक चिल्ली की तरह जो है सपने करने लगते हैं। और आप देख क्लासरूम का अनुभव भी होगा आपको, आपने महसूस भी किया होगा कि किस तरह से जो है विद्यार्थी कोई कोई अचानक कोई कोई बात बोलने लगते हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता है। तो ये समस्याएं होती हैं इस काल में, सबको होती है, परंतु यही है कि जो उसके आसपास के जो लोग हैं वो किस प्रकार से उसको कंपैशनलिटी, पूरा कंपैशन के साथ उसको डील करते हैं और उसको जो है संभालते हैं। तो सभी को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है संभालने की, बशर्ते वो विशिष्ट व्यक्ति ना हो। और विशिष्ट सिर्फ वही बहुत ही गिने चुने लोग ही विशिष्टतम आते हैं। और अभी के समाज में जो हम लोग का, जिससे मैंने कहा कि एक प्रकार का जो है हिपोक्रेटिक सोसाइटी है, जहाँ हर इंडिविजुअल सोचता है कि वो पूरी तरह से डिफरेंट है, दूसरों की उसकी आवश्यकता नहीं है। तो नेचर का ये लॉ किसी को अलाउ करेगा नहीं कि वो कोई पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाए, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए।
पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कोई नहीं हो सकता है नेचर में। और जो महानतम और जो विशिष्टतम व्यक्ति होते हैं, जिनमें ये भाव आ जाता है, जिनमें ये गुण आ जाता है, वो समाज के सामने उसको प्रस्तुत करना भी नहीं चाहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद हो, श्रील प्रभुपाद हो, या फिर रमना महर्षि हो, या फिर जो अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम हो, तो ऐसे व्यक्तियों का पर्सनालिटी और जब व्यवहार देखेंगे तो इन लोगों को अभिमान करना चाहिए था, पर इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। तो मैं जहाँ तक मैं समझा सकता हूँ और जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि विशिष्टतम वही है जो अपने विशिष्टता और योग्यता को हमेशा अपने कर्म से साबित करे, और अपने अपने व्यक्तित्व के बारे में कभी कुछ ना बोले, व्यवहार उसको बढ़ा चढ़ा के ना प्रस्तुत करे। तो अभी की सोसाइटी में ऐसा देख पाना बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादातर हम लोग का जो अभी सोशल मीडिया चल रहा है, या फिर जो संस्कृति है, वो एडवर्टीजमेंट और दिखावे पर ही सारा का सारा आधारित है कि हर कोई डिफरेंट है, अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करे, बिल्कुल करे, परंतु कोई इतना भी खास नहीं है कि वो नेचर के लॉ के अगेंस्ट चला जाए और दूसरे को वो कमतर समझे। हर कोई डिफरेंट है और हर कोई स्पेशल है, और यही भाव, यही चीज़, ये ज्ञान जो है मैच्योरिटी से आ पाती है, गुरु के सहचारिता से आ पाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग को देखने को मिलती हैं। और अगर इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करता है, तो अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग UPSC में सक्सेसफुल होते हैं, PCS में सफल होते हैं, तो उनके व्यक्तित्व को आप गौर करके देखिएगा कि कितना शांत स्वभाव होता है। चाहे वो भ्रष्ट ही क्यों ना बाद में बन जाए, परंतु वो शांति जो है, वो कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल जो है, वो कितनी तपस्या के बाद आती है, कितनी परिपक्वता लानी पड़ती है। चीज़ों को याद करके और उसको प्रस्तुत कर देना ही सिर्फ पढ़ाई नहीं है, सिर्फ सफलता नहीं है, तो सेल्फ कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। और सेल्फ कंट्रोल वो दिखावे का भाव, और जो है दूसरों के विचारों से प्रभावित न होने का जो गुण है, जहाँ पे आपको सही चीज़ें लगे आप उसको एक्सेप्ट करें, जहाँ चीज़ हो आप अपने लॉजिक से उसको रिजेक्ट करें, और अपने लाइफ को समझें क्या रिक्वायरमेंट है, नेचर के लॉ को समझें कि क्या जो है नेचर का लॉ कहता है उसी के अनुसार जो है इंसानी जीवन को ढालना चाहिए। परंतु अभी के समय ऐसा कुछ है नहीं, सारा चीज़ जो बाई हुक और बाई क्रुक सक्सेस पे है फोकस, इसीलिए जो है इफ़ेक्टिविटी नहीं आ पाता है। तो चाहे वो कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, जब तक जो है सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा तब तक बहुत ही मुश्किल है। तो चाहे वो टीचर हो, चाहे वो लर्नर हो, उसको जो है सबको एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए सबको जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, बाई कंपैशन झेलना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर होता भी है तो उसको बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। नकारात्मक विचारों, स्वयं के नकारात्मक विचार और दूसरों के भी बोले गए नकारात्मक विचार और व्यवहारों को पचाने की क्षमता जिसमें होगी वो सक्सेसफुल होगा। उसको किसी के से बहुत ज़्यादा गाइड की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, वो स्वयं ही इतना ज़्यादा सक्षम हो जाएगा कि वो अपने रास्ता निकाल सके, ढूंढ सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगर ये जो है मेरी बातें जो है कहीं कहीं पे आपको हो सकता है वैचारिक तौर पे अतार्किक लगी हो, तो जो है उसको आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे गलत था। तो मैं फिर अपने अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।